हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हमारा फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 भी है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो वेव है हमारी ट्रेवल करती है, क्या होती है वो, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका सोर्स क्या है और कहाँ से उनके यूज क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा चैप्टर 8 है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम पढ़ते हैं वो होती क्या है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम में छुपा है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चलने। means we know that electric current passes या produces a magnetic field and a magnetic field changing with time produces an electric field। ये हमें पता है कि भाई जब भी इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करता है किसी कंडक्टर के थ्रू तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज किया जाए देन एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि एन इलेक्ट्रिक करंट फील्ड चेंजिंग विद टाइम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होती है किसी टाइम के साथ देन एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और मैक्सवेल ने ये बोला कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो है इनकंसिस्टेंट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, जो कि हमने पढ़ा भी था कि भाई एक वायर में अगर करंट पास हो रहा तो उसके आसपास अगर हम लूप क्रिएट कर दें तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी जो है मैक्सवेल ने फाइंड की थी, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और मेक सम यूनिक नॉन यूनिक प्रेडिक्शंस फॉर हिज मैग्नेटिक फील्ड इन सिचुएशन वेयर इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस विद टाइम। तो उसने इसी के बारे में डिस्कस किया। ही शोज दैट कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड एन एडिशनल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की अवधारणा जो है वो भी दी है। तो भाई हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। भाई मैग्नेटिक वेव जो भी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो दे रेडिएट बाय एन एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, एक्सेलरेटिंग यानी जो चल रहा है मोशन में, और ऑसिलेटिंग जो ऑसिलेट कर रहा है, which propagates through space as coupled electric and magnetic field, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कपल से फॉर्म होता है, एंड ऑसिलेटिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ साथ ट्रेवल कर रहा हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। तो इस तरीके से अगर आपको कोई वेव दिखाई दे तो वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें हमारा ई और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं। ये हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाली ईएम वेव होती क्या है। तो बस इस सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे एक बार यहाँ पे कि भाई वेव रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज विच प्रोपगेट्स थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज कॉल्ड, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में जो भी हमारी बन रही है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट इज कि भाई इनकंसिस्टेंसी जो थी एम्पियर सर्किटल लॉ में ये क्या थी। सबसे पहले पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हम पहले पढ़ के आए हुए हैं लास्ट चैप्टर्स में, कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द क्लोज लूप, दैट इज बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, दैट इज म्यू नॉट आई। ठीक है, करंट का म्यू नॉट मल्टीपल होता है। देन मैक्सवेल ने क्या किया, उसने इसको शो किया विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। उसने क्या करा, उसने एक अरेंजमेंट बनाई इस टाइप की कुछ, जिसमें दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में उसने दो लूप्स लिए। ठीक है, एक बाहर और एक अंदर, मतलब जो C1 लूप है ये वाला, ये बाहर, और ये जो C2 लूप है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो टू प्रूव दिस इनकंसिस्टेंसी लीड कंसिडर, मतलब इसने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसिडर किया बीइंग चार्ज बाय ए बैटरी। बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया नीचे और साथ में की लगाई। As charging continues, a current I flows through a connecting wire। जैसे इसमें चार्जिंग मतलब करंट शुरू हुआ फ्लो होना, तो इसमें एक I करंट जो है हमारा कैपेसिटर प्लेट C1 पे लूप C1 की तरफ पहुंचा फर्स्ट प्लेट के थ्रू होते हुए। देन उसने C1 और C2 जो भी हमने अभी बताया कि ये इन्होंने कंसिडर किए, C1 इसमें लेफ्ट ऑफ कैपेसिटर पे है और C2 जो है दोनों के बीच में है। तो इस केस में हुआ क्या, भाई हमें पता ही है कि पहली कंडीशन तो यही बनेगी कि भाई बी डॉट डी एल, क्योंकि यहाँ पे करंट पास हो रहा है आई C1 के थ्रू, इस लूप के थ्रू करंट पास हो रहा है, देन इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ दैट इज म्यू नॉट आई। तो इसको पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई करंट जो हमारा है आई फ्लो थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द C1, देन वी हैव द लाइन इंटीग्रल थ्रू C1 दैट इज बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। तो पहली कंडीशन तो हमारे लिए ये बन जाएगी। सेकंड कि एरिया बाउंडेड बाय C2 जो कि बीच में आ रहा है प्लेट्स के, ठीक है, जो दोनों प्लेट के बिल्कुल बीच में हमारे पास यहाँ पर जो लूप लिया हमने एरिया यानी C2 जो लिया हुआ है, उसके थ्रू अगर करंट पास हो रहा है तो बीच में तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं,
तो उस केस में क्या होगा, इसका लाइन इंटीग्रल जो है म्यू नॉट के साथ अगर जीरो की करंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो जीरो हो जाएगा। तो C2 के थ्रू जो भी हमारा लाइन इंटीग्रल है, एरिया बाउंड क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इमेजिन कीजिए कि लूप C1 और C2 एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो। अगर C1 और C2 एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो, दैट इज आपकी सेकंड फिगर में दिख ही रहा है कि C1 और C2 ऑलमोस्ट एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि आपका जो B डॉट DL है, यानी कि C1 के केस में वो B डॉट DL C2 के केस के इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो अगर ऐसा होता है देन हमारा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। भाई यहां पर तो म्यू नॉट आई था बट यहाँ पे जीरो है, ये तो इक्वल भी नहीं आ रहा है। देन हम इसको कंसिडर करेंगे। तो उसने क्या करा कि भाई उसने क्या करा, एक मॉडिफिकेशन इसमें ऐड कर दी। एम्पियर्स लॉ में उसको फील हुआ कि उसने एक मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, तो उसने एक सिमेट्रिकल कंसिडरेशन लेके एज करंट आर यूजफुल फॉर मैग्नेटिक फील्ड ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट। उसने बोला कि जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट से एसोसिएट है, तो उसने इस करंट का नाम दिया कंडक्शन करंट, जो कि हमारे नॉर्मली जो हमारा फ्लो हो रहा है करंट उस सी से, जो हमारा नॉर्मली करंट था उससे थोड़ा अलग था कंडक्शन करंट से। और कंडक्शन करंट के अलावा उसने बोला कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड होना चाहिए, मतलब आई के साथ सी के साथ एक आईडी भी होना चाहिए। तो टोटल करंट मुझे मिलना चाहिए आईसी प्लस आईडी। तो उसी ने इसको डिस्क्राइब किया है मैक्सवेल ने। देन मैक्सवेल कॉल्ड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम कंडक्शन करंट विच इज कॉज्ड बाय ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जो हमारा कंडक्शन करंट होता है बेसिकली वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है, यानी कि हम पढ़ते हैं उसको डी क्यू बाय डी टी। हम जो आईसी को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डी क्यू बाय डी टी, मतलब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा चार्ज है दैट इज करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़े थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से जो करंट, तो हम इन दोनों को डिस्प्लेस कर मतलब अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाए, इसलिए मैक्सवेल ने बोला कि इन दोनों को एक साथ ऐड करना चाहिए। नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या चीज, भाई डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ते हैं। द करंट विच ऑरिजिनेट्स इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर चेंजिंग विद टाइम। भाई हमने इसको पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में भी कि भाई जो हमारा करंट होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट के साथ डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स में जो हमारा चेंज है उसकी वजह से करंट हमारा प्रोड्यूस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन भी इसी से बनी। तो अगर हम मॉडिफाई करें एम्पियर सर्किटल लॉ को, देन हमारा बी डॉट डी एल जो होगा वो बन जाएगा म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। अब आई सी प्लस आई डी का मतलब हो गया कि हमारा ये हम आई डी को इसमें ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो नया मॉडिफिकेशन होके आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ का मैक्सवेल के साथ, दैट इज आई सी इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, और इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा जो करंट है वो हमें मिल जाएगा। This conduction current is due to flow of charge but also time varying electric field. The total current is the sum of conduction current and the displacement current. ये हमारी मैक्सवेल की कंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन किए। उसके बाद हमारे पास निकल के आता है भाई सोर्स ऑफ ईएम वेव। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्सेस क्या है एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम उसकी क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कि सोर्स क्या है, भाई कोई भी अगर चार्ज है जो कि एक्सेलरेटेड है is a source of EM wave or fast moving electron suddenly stopped by metal target in the case of X-ray. X-ray को जब बनाया जाता है देन उसके साथ हम एक चीज पढ़ते हैं कि भाई अगर बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाए किसी मेटल टारगेट पे तो एक्सरेज निकलती हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा मेडिकल केसेस में जब भी आप एक्सरे कराने जाते हो तो आपके साइड में एक मेटल प्लेट रखते हैं और ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग करते हैं, देन वो अचीव कर पाते हैं जो एक्सरे उनको चाहिए। नाउ दिस फिगर, मैंने जो सामने फिगर आपको दिखाई दे रही है इसमें देखो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है और हमारी वेव जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ। डायरेक्शन क्या है हमारी, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक जेड में होगी, दोनों परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से। तो अगर हमारी ये वेव की जो भी चेंज होगी अगर डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी उसी के साथ साथ चेंज होती रहेगी, बट दोनों हमेशा एक साथ चलती रहेंगी एक ही डायरेक्शन में, दैट इज एक्स। तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाई इंटू जेड। जेड क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है जे जो हमारी डायरेक्शन है दैट इज है ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगी। अगर ई नॉट मतलब पीक वैल्यू की बात करें ई की, दैट इज हमारे पास ये। अगर हम ई की बात करें तो ई जो है वाई एक्सिस में चल रही है, तो मतलब वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर हमारा जे कैप। तो ई नॉट हमारे पास जो वेव की इक्वेशन होती है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मैं k की बात करूं तो k का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा।
तो भाई इससे हमने मल्टीप्लाई कर दी तो बन गया 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे बन जाएगा ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, है ना। ओमेगा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हमने एसी में भी पढ़ा हमने इसको, 2 पाई न्यू। और जो हमारे पास के होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमारी वेवलेंथ को बोलता है। तो दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 पाई तो मेरा मिल जाएगा एक्स अपॉन लैम्डा माइनस न्यू इंटू टी, और जे कैप हमारी डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर। सेम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन वही, 2 पाई बाहर ले लिया हमने, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन टी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ई का एक जनरल फॉर्मूला जो है हमारे पास ये भी मिल जाएगा। सेम बी के लिए है, बी जो हमारी जेड एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, तो वहां पे के कैप एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और हमने यहाँ पे इक्वेशन अचीव कर ली जो कि हमारी फाइनल बन जाएगी, ये सेम इट इज। मैग्नीट्यूड जो है हमारा ई और बी एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में होते हैं। ई अपॉन बी की जो वैल्यू होती है वो एक हमेशा कांस्टेंट देती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट सी। ई नॉट अपॉन बी नॉट भी सी होता है हमारा, दैट इज पीक वैल्यूज या फिर मैग्नीट्यूड्स। तो ये हमने जो पढ़ा सोर्स ऑफ ईएम वेव और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके थ्रू भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड में भी कि भाई ई अपॉन बी के बीच रेशियो जो होता है सी होता है, तो इसको भी ध्यान से हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। भाई ईएम वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहले ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। भाई क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये किसी भी मीडियम को इनकी जरूरत है नहीं। भाई ये जो है बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ये हमने पीछे डायग्राम में भी देखा अभी। और जो हमारी लास्ट की लाइन है पढ़ते हैं मेन लाइन हमारी, ईएम वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे प्रोपगेट इन द डायरेक्शन, ठीक है, और बट परपेंडिकुलर। ईएम वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने अभी पढ़ा जस्ट, क्योंकि इन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ ईएम वेव इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन मटेरियल मीडियम। तो भाई यहाँ उनकी इक्वेशन हम देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला v का 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ ईएम वेव। ऑल ईएम वेव ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। भाई सी से ट्रेवल करती हैं क्योंकि भाई लाइट का एक पार्ट है ईएम वेव, तो हमारी जो स्पीड होती है ईएम वेव की वो भी सी की मल्टीपल ही होती है, मतलब सी होती है एक तरीके से। लास्ट, ईएम वेव ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब भाई एक वेव आ रही है अगर दूसरी वेव भी आ रही है तो दोनों आपस में इनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। दे शो प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड दैट इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ फिनोमिना है, ये आप इसमें ऑप्टिक्स में पढ़ के आ ही रखे हैं। तो भाई ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी प्रॉपर्टी में जो है शो करती है हमारी ईएम वेव। नेक्स्ट स्लाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है और किस तरह से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर्स इसमें अरेंज्ड हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली ये ग्रुप होता है एक तरीके से अलग अलग वेव्स का एक पैटर्न, यानी कि एक वेव का ऑर्डर। भाई ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हमारी डेफिनेशन है, अगर आ रही बोर्ड में तो आप ये लिख सकते हो। दी ऑर्डरली अरेंजमेंट है ना, एक ऑर्डर में अरेंज, यानी वेवलेंथ का ऑर्डर हो या फिर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर हो सकता है। उस ऑर्डर में अगर हम इस सभी फ्रीक्वेंसी वाली कह सकते हैं ईएम वेव्स को अगर अरेंज कर दें तो स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस स्पेक्ट्रम के जो मेन पार्ट है वो कौन कौन से हैं? भाई वो हमारे हैं गामा रेज, गामा रेज के बाद हमारी एक्स रेज, एक्स रेज अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद हमारी विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद इंफ्रा, इंफ्रा के बाद माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो कुछ 7 इस प्रकार की हमारी वेव्स हैं ईएम वेव इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारी 10 टू द पावर -12 से लेके 6 तक वेरी करती हैं। इन ऑर्डर को याद करने के लिए एक बार इसको पढ़ लेंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक एक करके इनके वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंजेस। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपको मिल सकता है, जरूर से पढ़ लेना। ईएम वेव में हम पढ़ेंगे रेडियो वेव। सबसे पहले रेडियो वेव होती क्या है? भाई रेडियो वेव हमने उसमें पढ़ ही लेना है अभी यूजेस आगे, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज है क्या क्या। तो रेडियो वेव के केस में हमारे पास जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 600 मीटर से 0.1 मीटर तक, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है भाई।
तो ये हम पढ़ लेंगे। माइक्रोवेव जो है हमारी, माइक्रोवेव्स का क्या ऑर्डर होता है भाई? माइक्रोवेव 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर तक, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज 10⁹ हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज तक। इंफ्रारेड जो हमारी रेज है वो हमारी 5 × 10⁻³ से लेके 10⁻6 तक और मीटर में, और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगी 10⁻11 हर्ट्ज से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। साथ ही साथ विजिबल जो हमारी लाइट है उसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो है 8 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर, और फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो है 4 × 10⁻14 to 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। अल्ट्रावायलेट के केस में 3.5 × 10⁻7 से 1.5 10⁻7 तक, और फ्रीक्वेंसी की जो ऑर्डर है वो है 10⁻16 से 17 तक। एक्सरे के केस में दो केस है हमारे पास, मीटर का याद कर सकते हैं या तो, या फिर आप एंगस्ट्रॉम में भी याद कर सकते हो, दोनों सेम है। 10⁻8 से 10⁻11 मीटर तक इनकी वेवलेंथ रेंज होती है, और फ्रीक्वेंसी के लिए 10⁻18 से 10⁻20 हर्ट्ज। और लास्ट में हम बनते हैं गामा रेस को लेके। गामा रेस की जो रेंज है वेवलेंथ की 10⁻14 से 10⁻10 मीटर, और फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो है 10⁻18 से और 10⁻22 तक। तो ये हम इसको पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं ईएम वेव के ऑर्डर्स। तो भाई वेवलेंथ जो है हमारी वो आप देख रहे होंगे कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी की जो है रेंज हमेशा बढ़ रही है नीचे की तरफ जाने में। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की होती है और सबसे कम रेडियो वेव की। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव की होती है और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो हमारी गामा रेस की। तो कुछ ऑर्डर भी कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है कि इनको फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ का ऑर्डर जो है इनको अरेंज करो। तो भाई ऑर्डर यहाँ से जरूर पढ़ लेना कि किस ऑर्डर में ये जो है आपकी आएंगी एक के बाद एक। तो कई बार फ्रीक्वेंसी या लैम्डा या फिर न्यू के दोनों के ऑर्डर आते हैं यहाँ से करने के लिए कि आप इनको कैसे अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस सब के लिए आपको जरूर से इसे पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। नेक्स्ट, सोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज। भाई सोर्सेज का मतलब है हमारे पास, भाई ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, भाई आप इसको जरूर से पढ़ लेना। सोर्सेज का मतलब है हम जो भी ये पढ़ रहे हैं इसके सोर्स क्या क्या है। सोर्स में भाई सबसे पहले रेडियो वेव का सोर्स क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर, रेडियो वेव बनती हैं। प्रॉपर्टीज में आ गया रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। माइक्रोवेव्स का क्या सोर्स है? ऑसिलेटिंग करंट इन वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, क्लाइस्ट्रॉन और गन डायोड, ये डायोड से बन सकते हैं। और प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, क्योंकि ये ट्रेवल करती हैं एज अ बीम। इंफ्रारेड रेज जो कि होती है हॉट बॉडी से निकलने वाली, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनका सोर्स है। और इनके प्रॉपर्टीज में हीटिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड प्रोपेगेशन इन फॉग। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो हम देखते हैं जिसकी वजह से, तो वो रेडिएट जो होती है एक्साइटेड एटम्स एंड इनकैंडेसेंट, मतलब जो हमारे पास जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। इनकैंडेसेंट का मतलब ये हो गया जो चमक उत्पन्न करती है ना, चमक उत्पन्न करने वाले, एक्साइटेड एटम और इनकैंडेसेंट। तो भाई इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं विजिबल लाइट के सोर्सेज। और प्रॉपर्टीज में आ जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सभी इफेक्ट ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है हमारी, उनकी जो सोर्स है वो है हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज, और द सन भी एक सोर्स है अल्ट्रावायलेट का। आयरन की जो आर्क है मरकरी के साथ मिलके जो बनती है, तो वो जो वेल्डिंग वगैरह चलती है उसी केस में। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, इसकी प्रॉपर्टी है फ्लोरोसेंस यानी चमक उत्पन्न होती है, आयनाइजेशन करती है। एक्सरे का जो सोर्स है बेसिकली मेटल टारगेट अगर हिट किया जाए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से तो एक्सरे बनती है। प्रॉपर्टीज में इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, आयनाइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सभी हमारे पास जो बनने वाले हैं वो है हमारे पास एक्सरे के प्रॉपर्टीज। गामा रेज के लिए रेडियो एक्टिव डीकेज से होने वाली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो होती है गामा रेज होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी इनका रेडिएशन में अस्तित्व पाया जाता है। प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरोसेंस, आयनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो जाएंगी हमारे पास गामा रेज की। तो इस टाइप से ये भी भाई इंपॉर्टेंट है हमारा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में भी कि सोर्स और प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये टेबल पूरी की पूरी रिवाइज कर लेना। यूजेस जो हमारा फाइनल और लास्ट, भाई यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले बात करें अगर रेडियो वेव, रेडियो वेव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो भाई रेडियो, टेलीविजन, कम्युनिकेशन इनमें, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है।
माइक्रोवेव का जो यूज होता है वो रडार सिस्टम, जिसमें एयरक्राफ्ट नेविगेशन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन में इनका यूज किया जाता है। इंफ्रारेड, जो कि आपने रिमोट में भी देखा होगा, इंफ्रा सेंसर्स होते हैं लगे हुए, तो वहां पे ग्रीन हाउस यानी कि क्योंकि हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए, हेज फोटोग्राफी में जहाँ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हों, एनवायरनमेंट में धूल के या फिर अदर डस्ट पार्टिकल्स हों, तब हेज फोटोग्राफी में इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, और नाइट विजन में भी बहुत सी जगह यूज किया जाता है। विजिबल के लिए हम पढ़ते हैं सेंसेशन ऑफ साइट, देखने में, केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस तो हमने सबने पढ़ी हुई है, वो बिना लाइट के नहीं होती है, तो ये उसी में यूज होता है। अल्ट्रावायलेट का यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में, भाई फूड का प्रिजर्व करना, खराब होने से बचाना, स्टरलाइजेशन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, और हम जो पढ़ते हैं बेसिकली सैनिटाइजेशन वगैरह में। एक्सरेज का यूज मेडिकल डायग्नोसिस सबको पता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी, रेडियोथेरेपी फॉर स्किन डिजीजेज, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, भाई जहां हम देख नहीं पाएंगे वहां क्रैक्स की स्टडी करनी हो तो एक्सरे का यूज कर सकते हैं। मेटल प्रोडक्ट्स वगैरह में चेक करना है कि मेटल अंदर से क्रैक तो नहीं है, तो एक्सरे का यूज हम वहां पे करते हैं। कई बार इसका यूज हम एयरपोर्ट वगैरह पे भी करते हैं ताकि स्कैनिंग की जा सके जो भी लगेज है लोगों का उसकी। गामा रेज जो कि है न्यूक्लियर रिएक्शंस में इनका यूज किया जाता है स्टार्ट करने में न्यूक्लियर रिएक्शन। रेडियोथेरेपी फॉर ट्यूमर ट्रीटमेंट, भाई कैंसर का इलाज या फिर ट्यूमर का इलाज जो है इसकी हेल्प से हो पाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी इसी की यूज है, भाई फूड प्रिजर्व करना इससे कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर सकती है बहुत डीपली जाके, तो गामा रेज का यूज किया जा सकता है इस केस में। तो भाई इस तरीके से हम जो पढ़ रहे हैं ये ईएम वेव का चैप्टर इतना ही हम पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों में इसको शेयर कर देना, और हाँ अपने सभी फ्रेंड से इस चीज़ों को डिस्कस करना, देखना उनको कितना लर्न हो रहा है, और साथ ही साथ वीडियो को जो है सभी में शेयर करना है। आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ईएम वेव का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई करते रहिए, प्री बोर्ड आने वाले हैं, प्री बोर्ड के बाद तुरंत बोर्ड आ जाते हैं, पता नहीं लगता, और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिकल्स की भी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।